सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ मैं स्वाति चौहान रेडियो सबरंग का एक नया एपिसोड लेके। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में जो भी थोड़ा बहुत सजग है वो ये समझता है कि प्लास्टिक इसे कितना नुकसान पहुंचा रहा है। साल दर साल ये जगह जगह इकट्ठा होकर हमारे लिए आगे की चुनौतियां भी पेश कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि प्लास्टिक को सही ढंग से इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल या नष्ट करने की कोशिश की जाए। ऐसे ही कोशिश करने वाली तनु अग्रवाल थीं रेडियो सबरंग की ओर से आधार सम्मान पाने वालों में। तो आइए सुनते हैं उनसे एक मुलाकात। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ सुमन सिंह। मनुष्य की सुविधा के लिए बनाई गई पॉलीथीन अब सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। इसको जलाने से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। प्लास्टिक पृथ्वी पर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इससे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रयास इस समस्या के लिए बड़े समाधान कारगर हो सकते हैं। ऐसी ही एक कोशिश में लगी हैं IPCA से जुड़ी हुई तनु अग्रवाल। तनु, आपने प्लास्टिक सेग्रीगेशन के बारे में कब सोचा? प्लास्टिक मेरे लिए हमेशा से ही एक क्वेश्चन मार्क रहा था कि ये प्लास्टिक कैसे हम सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो मई 2020 मई में मुझको एक ऑप्शन मिला था जूम लिंक के थ्रू कि आप गोल्ड टू गार्बेज एक प्रोग्राम था जिसको आप सुन सकते हैं। तो मैंने जब उसको सुना तो मुझे पता चला कि IPCA एक संस्था है जो हमारे सेग्रीगेटेड प्लास्टिक को लेकर जाती है। तभी से मैंने ये प्रयास शुरू किया और उसको अलग किया। इस काम में आपका क्या योगदान रहा? हाँ, जब मैंने को सुना था इस प्रोग्राम को, तो उसमें ये था कि वो प्लास्टिक जो सेग्रीगेटेड होगी वो लेकर जाएंगे। तो मुझे लगा था ये होगा या नहीं होगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं इसको अलग करती हूँ और एक मैंने बैग बनाया और उसमें मैं इकट्ठा करती रही। लगभग 1.5 महीने बाद, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट था माई 10 kg प्लास्टिक, तो मुझे एटलीस्ट 1 से 2 किलो इकट्ठा करना था। तो मैंने वो किया 1.5 महीने तक और उसके बाद वो वैन आई और मुझसे वो लेकर गई। मुझे लगा कि ये हो सकता है, तो मैंने शेयर करना शुरू किया अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और उसके बाद ये एक मुहिम बन गई है। डेली के काम में प्लास्टिक के और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, मेरी सोच अब ये कहती है, जिस तरीके से हम प्लास्टिक से आज परेशान हैं, कि हम अपनी पुरानी पद्धति पे वापस आ जाएं और अपने स्टील के बर्तन हैं, डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल को ना यूज़ करें। जहाँ तक रिसाइकिल की, हम जो रिसाइकिल प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल हमारी पॉलीथीन होती है। मेन होता है गार्बेज को हम किस में डालें, तो उसके लिए हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, पॉलीथीन का यूज़ करें। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर उसके अंदर बिछाएं और थैले के फॉर्म में सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं लेनी है। हमको कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है या जूट के बैग का इस्तेमाल करना है। और मोस्टली अधिकतर जो हमारी पैकेजिंग के थ्रू आज बच्चे कोरियर वो मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, या हमारी कोई भी पैकेजिंग आती है, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर जगह पर डिस्पोज ऑफ करें ताकि हम उसका रिसाइकिल कर पाएँ। जो प्लास्टिक आप कलेक्ट करती हैं उसका क्या करती हैं फिर? जब ये वैन आती है तो वैन हमसे लेकर जाती है, तो इसका एक रिसाइकिल प्लांट है जहाँ पर MLP मल्टी लेयर प्लास्टिक, जिसका कोई भी समाधान नहीं है, वो बेची नहीं जा सकती, गलाई नहीं जा सकती, उसको रिसाइकिल किया जाता है। जैसे कि चिप्स के पैकेट्स, रैपर्स, जिसमें भी चिकनाहट है, शाइनिंग है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। तो वो सारी प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट में जाती है, कंप्रेस होती है, शीट्स बनती हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर हमें अपने बच्चों को अच्छी हवा देनी है तो हमें ये करना ही होगा। आम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में? इसके लिए हम लोगों ने बहुत मतलब शुरुआती तौर पे तो हम अलग अलग ही देते थे, एक व्यक्ति से वो लेकर जाता था। आज हमारे शिप्रा सन सिटी की हम बात कहेंगे तो हमारे जॉगर्स पार्क के पास एक बिन रखा हुआ है जिस पे IPCA का टैग लगा हुआ है। आप वहाँ पर जाके अपनी प्लास्टिक को कभी भी, 7 दिन कभी भी जाकर आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। संडे को वैन आती है 11 से 12 के बीच में और वो सब लेकर जाती है। तो मैं आप सबका सबसे यही अनुरोध है कि हम छोटे से प्रयास से, कि बस मुझे सिर्फ जॉगर्स पार्क तक जाना है और रख कर आना है, ये हम कर लें या बच्चों को हम ट्रेन कर दें, तो हम इस बहुत छोटे छोटे प्रयास से ही हम अपनी प्लास्टिक को अलग कर सकते हैं और एक शुद्ध वातावरण बना सकते हैं। आगे आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? देखिए, कोशिश तो ये है कि ये प्रोजेक्ट आज प्रोजेक्ट ना बन के हर घर का एक व्यवहार बन जाए। क्योंकि जोड़ते जोड़ते हम आज 200 सोसाइटी तो जोड़ चुके हैं, लेकिन हर सोसाइटी भी आज कंप्लीट ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी नहीं है।
तो मैं ये कहूँगी जो हमारा पुराना व्यवहार था कि हम कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो यूज़ एंड थ्रो वाली थी, वो थी जिनको हम इस्तेमाल करते थे और काफ़ी लंबे टाइम तक करते थे। तो एक उस नेचर पे लौट के आएँ। दूसरा सेग्रीगेशन और लिटरिंग, फेंकने की आदत को कम करें कि कहीं भी फेंक दिया, क्योंकि फेंका हुआ कूड़ा उठाना बहुत मुश्किल होता है। और सेग्रीगेटेड, जैसे हम घर को अपने सेग्रीगेटेड रखते हैं वैसे ही हम अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें और इसमें अपना पूरा योगदान दे के एक व्यवहार के रूप में इस देश का हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तनु, रेडियो सबरंग से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी आपके इस मुहिम में हम जुड़ सकें। धन्यवाद आपका सबरंग रेडियो का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपनी बात पहुंचाने का, कि मैं आज कम से कम एक शिप्रा सनसिटी में जो मैं कहती आई हूँ, शायद ये एक और आवाज़ बन के आगे आए और हम सब मिलके इस अपनी ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी बना सकें। यानी जिम्मेदारी हम सबकी है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग रहें। हमारी आज की अगली मेहमान एक टीचर हैं। ऐसी टीचर जिन्होंने लंबे समय तक अपना समय बच्चों को पढ़ाने, उन्हें संवारने में लगा दिया। ऐसे ही टीचर्स को उनके स्टूडेंट्स लंबे समय तक याद रखते हैं। तो आइए रेडियो सबरंग की अर्चना ठाकुर के साथ मिलते हैं वीना त्यागी जी से। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। बच्चों की ज़िंदगी पर उनके पेरेंट्स के अलावा जिनका बहुत गहरा असर होता है वो होते हैं उनके टीचर्स जो उन्हें लाइफ के चेंजेस के लिए तैयार करते हैं। ऐसी ही एक टीचर हैं वीना त्यागी जी। वीना जी के पास टीचिंग का 37 इयर्स का अनुभव है। वीना जी, आपकी जर्नी एक साइंस स्टूडेंट के रूप में शुरू हुई और उसके बाद एक स्कूल में प्रिंसिपल बनी। अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। मेरी जर्नी तो 4 डिकेड की हो गई है, क्योंकि मैंने जो 10th किया था 65 में किया था और 67 में 12th किया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 50-55 साल पहले लड़कियों की एजुकेशन में क्या चेंजेस आए होंगे उस टाइम से अब तक। तो जैसे कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने के लिए तो मैं गर्ल्स कॉलेज में थी 10th तक, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स ने देखा कि जो फैकल्टी है वो दूसरे कॉलेज में, बॉयज़ कॉलेज में अच्छी है। तो मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि मुझे एक बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया और वहाँ पर मैं सिर्फ अकेली लड़की, उसके बाद 3 मेरी फ्रेंड्स उस स्कूल में थे। तो इस तरह से मैंने जो स्कूलिंग की। इसके बाद में फिर मेरे मदर की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती थी। एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 19 years old। मैंने BSc किया। उनकी जो विश थी ये थी कि मैं यंगेस्ट वन थी कि किसी तरह इसकी शादी हो जाए तभी मैं ऑपरेशन कराऊं। लेकिन लकीली जो मेरे इन लॉज थे दे वर वेरी सपोर्टिव। माई हस्बैंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव। तो उनको ये सुन के कि ये पढ़ना चाहती है करके तो बहुत अच्छा लगा। और मार्च में मेरी शादी हुई थी, मई में मैंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इंटरव्यू दिया, मेरा MSc में भी हो गया और मेरा B.Ed में भी हो गया था। और मैंने बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास से मैंने B.Ed किया। उसके बाद में MSc किया, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि और भी कुछ करना है। फिर मैंने वहाँ पर M.Ed किया, मास्टर ऑफ एजुकेशन मेरठ से किया। उसके बाद में क्या था कि मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद में मेरा KV में, मेरठ KV में मेरा जॉब हो गया और मैंने 3 साल तक वहाँ पर सर्व किया। बहुत अच्छी रेपो मिली, बहुत बच्चे खुश। मैं भी छोटी थी तो लगता था कि जो बच्चे अपने साथ के से ही लगते थे, लेकिन लकीली हो सकता है कि मेरा फेट मुझे कहीं और के लिए मोटिवेट कर रहा था। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लगाया हुआ था। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने देखा कि अरे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी है। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, देख लिया, कर लिया कि कब है, अप्लाई भी कर दिया। तो मैंने कहा कि अरे शाम को क्या करते हैं, बैठे तो रहते हैं, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, MA इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। एनुअल सरप्राइज़ कि मेरा फर्स्ट ईयर हो गया था। और जब ये मेरा इंटरव्यू आया तो हुआ क्या कि मुझे याद है कि आज भी 20 जून है और मेरा 20 जून को ही इंटरव्यू हुआ था BRC में और 20 को ही मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर भी था।
अब जब डेट क्लैश कर गई, इंटरव्यू की भी और ये भी, तो मैंने कहा कि अरे इंटरव्यू देते हैं ना, पेपर में क्या है, मेडिकल दे दूंगी। तो इट वाज द ग्रेट टर्निंग पॉइंट टू मी। और मेरा आर के पुरम दिल्ली में, मैं मेरठ से आई थी, आर के पुरम दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ। सब कुछ कह सकते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद भी था, पेरेंट्स का भी था, हस्बैंड का भी सपोर्ट था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन सोसाइटी में एज ए टीजीटी हुआ मेरा पहले, जो टीचर साइंस में। आपकी बातें सुनकर हम सभी हैरान रह गए। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी। सुन कर के बहुत जोश आ रहा है कि हम भी आगे बढ़ें। इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताइए कि आपने स्टूडेंट में कैसे बदलाव देखे हैं। आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड जब मैंने जॉब शुरू किया था। तो आप लगा लीजिए कि इस 40-50 साल के बीच में मुझे हर तरह का बच्चा देखने को मिला। पहले अपना स्ट्रगल देखा, फिर जो बच्चों में देखा। तो शुरू में जो बच्चे थे, मतलब मैं कहूँ अगर 80s तक के बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते थे, उनके साथ में पेरेंट्स का जो था, टीचर्स के ऊपर दबाव नहीं रहता था। उनका रहता था, उनको लगता था कि एक बार टीचर को हम बच्चा स्कूल में आ गया ना, तो अब जो टीचर इसके साथ करेगा वो अच्छा ही होगा, इसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। टीवी भी नहीं था, अगर हम शुरू की बात करें 70-80 के बीच में सबके घर में टीवी भी नहीं था। और दूसरे क्या, मोबाइल नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को लगता था कि हमें जो भी कुछ मिलेगा वो स्कूल से मिलेगा। फिर हम 90s में आए तो टीवी आ गया, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ गया। उस टाइम पर जो था, आई वांट टू से यू कि लाइब्रेरी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन 2000 के बाद में ये क्या हुआ कि मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर पे जो सीख रहा है, मोबाइल पे जो सीख रहा है, उतना ही उसकी नॉलेज रह गई थी। तो उसके बाद में मैंने देखा कि बच्चे जो थे, ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज़ कम होने लगा, क्योंकि उनको हर मटेरियल गूगल पे मिलने लगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ गलत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि अब बच्चे के पास में, अगर बच्चा चाहता है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए बहुत सारे स्फीयर हैं। अब वो केवल एक टीचर के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। बहुत ही सही कहा आपने वीना जी। समय के साथ साथ बहुत चीज़ों में बदलाव आया तो है। वीना जी, आज के साइंस के स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगी जिससे कि उनको प्रेरणा मिले और वो अपनी स्ट्रीम में अच्छा कर सके? क्योंकि साइंस है, लर्निंग बाय डूइंग, डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, है ना। और साइंस हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, व्हाई, इज इट, व्हाट, हाउ। मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि रोट मेमोरी से काम नहीं चलता है, उसमें आपको चाहिए क्लियर कंसेप्ट। क्योंकि अगर एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि साइंस इज़ बेस्ड फर्स्ट क्लियर योर कंसेप्ट देन एप्लीकेशन। आजकल की करंट प्रॉब्लम को आप देख रही हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए आप हमारे रेडियो सबरंग के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए। अगर कोई आपको पड़ोसी, रिश्तेदार, इधर उधर से कोई आपको इनपुट मिल रहा है, प्लीज़ बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, अपने बच्चे पर विश्वास करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पेरेंट्स ही बच्चे के साथ में रहते हैं। बच्चा स्कूल तो 6 घंटे 8 घंटे ऐसे जाएगा, ट्यूशन वगैरह सब लगा के, लेकिन वो 18 घंटे तो आपके पास है। तो उसको एक कॉन्फिडेंस अगर आपने डेवलप कर दिया बच्चे के अंदर कि ये मेरे फ्रेंड हैं, वेल विशर, मैं हर चीज़ इनके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बच्चा कभी आउट ऑफ ट्रैक नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप करना है। और बच्चों के लिए मैं यही कहे जाऊँगी कि डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ सक्सेस इज़ एक्सीडेंटल, ओके, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क. It is the result of your perseverance. It is the work of your studying, your learning, sacrifices, and overall, it is the result of your disciplined life and your confidence. बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। वाह, कितनी अच्छी बातें बताई वीना जी ने। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आई होंगी। तो इसी तरह सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रेडियो सबरंग.in पर या फेसबुक और यूट्यूब पर रेडियो सबरंग नाम से मौजूद हमारे पेज पर। फिलहाल मुझे यानी स्वाति चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।